अनिका पूरी रात प्रियांश के जुनून को बर्दाश्त करते करते अब थक चुकी थी, क्योंकि प्रियांश ने रात भर में एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं होने दिया था। आज शादी की पहली रात थी, इसलिए अनिका झिझक के मारे प्रियांश को इनकार भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन प्रियांश का जुनून तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर, सर्दियों की लंबी रात बिताने के बाद अब खुशियों की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन अब अनिका बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। इसलिए अनिका ने हाथ जोड़कर प्रियांश से विनती की और कहने लगी, अब बस भी कर दो प्रियांश, अब तो सूरज भी निकल आया है। अनिका की इस तरह के विनती पर प्रियांश ने बड़ी मुश्किल से अपने जुनून पर कंट्रोल किया और अनिका को खुद से अलग किया था। प्रियांश की आंखें भी नींद से चूर थी, लेकिन अनिका की खूबसूरती और उसके कोमल शरीर ने तो जैसे उसे पागल करके रख दिया था। खैर, अब प्रियांश करवट बदलकर सो चुका था और अनिका की आंखें भी नींद से भारी हो गई थी। लेकिन अब तो अनिका को सोए हुए बस कुछ ही देर हुई थी कि तभी अचानक से कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। प्रियांश उस वक्त गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए दरवाजा खोलने के लिए भी अनिका को ही उठना पड़ा। लेकिन अभी तक उसने दरवाजा खोला नहीं था। बड़ी मुश्किल से अनिका नींद में झूमती हुई कमरे के दरवाजे तक पहुंची और कहने लगी, कौन है? तो अनिका की सास कहने लगी, अनिका बेटा 8:30 बज गए हैं, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। तुम्हारे घर वाले आते ही होंगे ना। चाहते हुए भी अनिका की नींद से चूर आंखों के कोने गीले हो गए, क्योंकि सुबह 6:30 बजे बड़ी मुश्किल से प्रियांश ने अनिका को खुद से दूर होने दिया था और वह मुश्किल से बस 1 या 1.5 घंटा ही सो पाई थी कि तभी उसकी सास ने दरवाजा खटखटा दिया था। अनिका ने एक नजर बेड पर सो रहे प्रियांश पर डाली, जो पूर्ण सुकून होकर चैन की नींद सो रहा था। और सोता भी कैसे नहीं। रात भर उसने अनिका के वजूद से खेलते हुए खुद के जज्बातों को ठंडक जो पहुंचाई थी। अनिका ने चुपचाप अलमारी से अपने कपड़े निकाले और नहाने के लिए वॉशरूम में चली गई। अनिका जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और फिर जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके मायके वाले भी पग फेरे की रस्म निभाने के लिए आ चुके थे। अनिका की सास ने अनिका से कहा, अनिका बेटा जाओ और जाकर अब प्रियांश को भी उठा दो। कितनी बुरी बात है, तुम्हारे घरवाले पग फेरे की रस्म निभाने आए हैं और उनका दामाद यूं घोड़े बेचकर सो रहा है। लेकिन अनिका तो प्रियांश के पास जाने से भी झिझक रही थी, क्योंकि रात भर अनिका ने प्रियांश का जो जुनून बर्दाश्त किया था, कहीं ना कहीं अनिका के दिल में प्रियांश को लेकर यह डर बैठ गया था कि अगर वो प्रियांश को जगाने गई तो कहीं वो फिर से शुरू ना हो जाए। प्रियांश रात भर अनिका से बस यही कहता रहा, अनिका, मेरा तो तुमसे दिल ही नहीं भर रहा है। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं आज की इस रात को इतना लंबा कर देता कि रात भर तुम्हारे आगोश में समाये रहता और तुम्हारे प्यार में डूबकर अपने जज्बातों को सुकून पहुंचाता। प्रियांश की ऐसी बातों से अनिका इतनी ज्यादा डर गई थी कि वह अपने कमरे में जाने से भी घबरा रही थी। लेकिन फिर जब अनिका की सास ने बार बार उसे कमरे में जाने का इशारा किया तो वह घबराते हुए अपने कमरे में चली गई। सुबह के 11 बज चुके थे और सूरज सिर पर चढ़ आया था, लेकिन प्रियांश अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। अनिका प्रियांश के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे जगाने लगी और कहने लगी, प्रियांश जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए, मेरे घर वाले आ चुके हैं और सब लोग नाश्ते पर आपका इंतजार कर रहे हैं। नींद के नशे में प्रियांश ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और फिर जब उसकी नजर अनिका के निखरे हुए चेहरे पर पड़ी तो उसके जज्बातों ने एक बार फिर से ऊधम मचाया और उसने अनिका का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। अनिका को प्रियांश की इस हरकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इसलिए वह अचानक से प्रियांश के ऊपर जा गिरी। प्रियांश ने अनिका से कहा, अनिका, तुमसे दूर जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा है और ये कमबख्त रिश्तेदार मुझे इसलिए जहर लगते हैं क्योंकि ये लोग पति पत्नी को साथ में समय बिताने देते ही नहीं है। तब अनिका कहने लगी, प्रियांश प्लीज छोड़िए मुझे। लेकिन प्रियांश ने उसकी एक नहीं सुनी और वह इस बार भी अपनी मनमानी करके ही माना था और उसके बाद ही उसने अनिका को खुद से अलग किया था। अपना काम पूरा होते ही प्रियांश उठकर नहाने चला गया और अनिका तो उसका यह जुनून देखकर हैरान रह गई थी।
और फिर प्रियांश जैसे ही नहाकर बाहर आया तो उसने अपना गीला तौलिया अनिका के मुंह पर फेंका और कहने लगा, चलो अनिका, मैं तो अपने ससुराल वालों के साथ नाश्ता करने जा रहा हूं। तुम जाओ और जाकर दोबारा से नहाकर तैयार हो जाओ, और अगर कोई देर होने की वजह पूछे तो कोई भी बहाना बना देना। अनिका का दिल तो कर रहा था कि वह जोर जोर से रोने लगे, लेकिन फिलहाल उसके घर वाले बाहर बैठे थे, इसलिए वह चाहकर भी रो नहीं पाए। खैर, प्रियांश कमरे से बाहर जा चुका था और अनिका भी फिर से नहाकर वही कपड़े पहनकर तैयार हो गई ताकि किसी को जरा सा भी शक ना हो। अनिका ने बाहर आकर सबके साथ नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद प्रियांश फिर से उसे कमरे में आने का इशारा करने लगा, लेकिन अब वह बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी थी। बस इसीलिए अनिका प्रियांश की मम्मी यानी अपनी सास के पास बैठकर बातों में व्यस्त रही, लेकिन प्रियांश बार बार आंखों से उसे कमरे में जाने का इशारा कर रहा था। अनिका का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था क्योंकि प्रियांश गुस्से से लाल होकर अपने कमरे में चला गया था और उसने दरवाजे को भी लात मारकर जोर से बंद किया था। प्रियांश की इस हरकत पर उसकी मम्मी भी हैरान रह गई और कहने लगी, अरे अनिका, यह अचानक से प्रियांश को क्या हो गया? अभी तो अच्छा भला यहां सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। अनिका ने भी नामे सिर हिलाकर अपनी सास से झूठ बोल दिया और कहने लगी, पता नहीं मम्मी, मुझे भी नहीं पता कि अचानक उन्हें क्या हो गया है, जबकि अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि प्रियांश के गुस्से की वजह क्या थी। लेकिन अनिका इस वक्त प्रियांश का गुस्सा तो बर्दाश्त कर सकती थी, मगर उसका जुनून नहीं। खैर, अनिका आज पूरा दिन अपने कमरे में ही नहीं गई और शाम को तो मुंह दिखाई का फंक्शन था, इसीलिए उसकी सास ने उसे तैयार होने के लिए पार्लर भेज दिया और खुद मुंह दिखाई के फंक्शन की तैयारियों में जुट गई। मुंह दिखाई के फंक्शन में तो अनिका और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, या यूं कहो कि वह तो कयामत ढा रही थी, जिसे देखते ही प्रियांश तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। लाल और हरे रंग के कॉम्बिनेशन में मुंह दिखाई का खूबसूरत जोड़ा और मेहंदी से सजे हाथों में लाल और हरे रंग की चूड़ियां, और ठीक उसी तरह मेहंदी लगे पैरों में सोने की पायल, और ऊपर से मुंह दिखाई का घूंघट उठाने के लिए सिर पर डाली हुई नट की गोल्डन चुनरी, जिसमें थे अनिका का खूबसूरत चेहरा साफ साफ नजर आता था। और फिर जब अनिका को मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए प्रियांश के पास बिठाया गया तो प्रियांश ने अनिका का हाथ कस के पकड़ लिया और उसके कान के पास आकर कहने लगा, अनिका, आज तो तुम किसी भी हालत में मुझसे बच नहीं सकती। ये सुनते ही अनिका का सर घूमने लगा और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ नजर आ रही थी। अगली रात प्रियांश ने अनिका को सोने ही नहीं दिया था और फिर कमरे में ना जाने के डर से अनिका पूरा दिन अपनी सास के साथ ही बैठी रही थी। ऊपर से मुंह दिखाई का फंक्शन खत्म होते ही अनिका के घर वाले उसे अपने साथ ले जाने वाले थे, इसलिए अनिका की सास ने उन्हें भी मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए रोक लिया था। हालांकि अनिका के खानदान की परंपरा के अनुसार बेटी के मांबा अगली सुबह को ही अपनी बेटी को पग पेरे की रस्म के लिए अपने घर ले आते हैं, और इसीलिए अनिका के मायके वाले भी सुबह सुबह में ही अनिका को लेने चले गए थे। मगर जब अनिका की सास ने उन्हें बताया कि शाम को तो मुंह दिखाई का फंक्शन रखा गया है, तो वो लोग अनिका को लिए बिना ही वापस लौट रहे थे। लेकिन अनिका की सास ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि इस तरह से बेटी को लिए बगैर जाना अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप लोग मुंह दिखाई के फंक्शन तक रुक जाइए और फिर फंक्शन खत्म होते ही अनिका को अपने साथ ले जाना। लेकिन अब अनिका को इतनी नींद आ रही थी कि उसमें बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं थी कि वह आज रात भी प्रियांश के साथ जाग सके और उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। मुंह दिखाई का फंक्शन खत्म होते ही अनिका के मम्मी पापा ने अनिका को अपने साथ ले जाने की इजाजत मांगी और कहा कि अगले दिन आप अनिका को वापस ले जा सकते हैं। प्रियांश की मम्मी ने कहा, जी बिल्कुल। ये कहते ही अनिका की सास ने अनिका के माथे पर प्यार किया और घर में किसी को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन अनिका के जाने की बात सुन प्रियांश के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। प्रियांश तुरंत ही कहने लगा, अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि शादी के दूसरे दिन ही लड़की के माता पिता उसे अपने साथ ले जाए। तब प्रियांश की मम्मी ने प्रियांश के कंधे पर एक हल्की सी चपत लगाई और कहने लगी,
प्रियांश बेटा, बड़ों के साथ ऐसा मजाक नहीं करते और ना ही इस तरह से बड़ों को जवाब देते हैं। और फिर प्रियांश की मां ने मुस्कुराते हुए अनिका के मम्मी पापा से कहा, आप प्रियांश की बातों का बुरा मत मानना। ये आजकल के बच्चों को तो जरा सी भी शर्म नहीं आती, बस कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आप अनिका को अपने साथ ले जा सकते हैं। अनिका भी शायद यही चाहती थी कि वह अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर चली जाए और अपनी नींद पूरी कर ले, क्योंकि डर से उसका सिर फटा जा रहा था। अनिका ने सिर उठाकर प्रियांश की ओर देखा और फिर तुरंत ही उस पर से अपनी नजरें हटा ली, क्योंकि जिस तरह से प्रियांश अनिका को देख रहा था, वो अपनी आंखों के इशारे से यही कहने की कोशिश कर रहा था, अनिका तुम खुद ही इनकार कर दो कि तुम अपने मम्मी पापा के साथ अपने मायके नहीं जाना चाहती। लेकिन उसके बाद अनिका ने तो प्रियांश की तरफ देखा ही नहीं और चुपचाप अपने मम्मी पापा के साथ अपने मायके आ गई। मायके आकर जैसे ही अनिका ने अपने कपड़े चेंज किए और सोने के लिए बेड पर लेटी, तो उसी वक्त प्रियांश का फोन आना शुरू हो गया। अनिका ने फोन उठाकर अपने कान से लगाया तो प्रियांश कहने लगा, अनिका, ये कैसी परंपरा है तुम्हारे परिवार की, और ऐसा कौन करता है भला? तब अनिका ने कहा, लेकिन प्रियांश, यह तो एक रस्म है और शादी के बाद हर माँ बाप यह रस्म निभाते हैं। तब प्रियांश ने कहा, भाड़ में जाइए ऐसे रस्में रिवाज, मैं तो इसी वक्त तुम्हें लेने आ रहा हूं और तुम भी मेरे साथ चुपचाप घर वापस आ जाना। प्रियांश बहुत ही गुस्से में था और उसने बहुत ही सख्त शब्दों में अनिका से यह बात कही थी। तब अनिका कहने लगी, लेकिन प्रियांश, आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं अपने मम्मी पापा से क्या बहाना बनाऊंगी? तो प्रियांश ने कहा, देखो अनिका, वो सब कुछ मैं नहीं जानता। तुम कोई भी बहाना बना लो, लेकिन तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर वापस आओगी। और फिर प्रियांश ने अनिका से कहा, अच्छा अनिका, ये बताओ कि तुमने अभी तक कपड़े तो नहीं बदले हैं ना? तब अनिका कहने लगी, हाँ प्रियांश, मैंने तो कपड़े बदल लिए हैं और अब तो मैं बस सोने ही जा रही थी। तब प्रियांश ने अनिका से कहा, अनिका, तो फिर तुम ठीक वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे कि मूंग दिखाई के फंक्शन के लिए तैयार हुई थी। अनिका ने कहा, लेकिन प्रियांश, अभी तो अनिका ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी प्रियांश ने अनिका को बीच में ही टोक दिया और कहने लगा, देखो अनिका, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं बस तुम्हें लेने आ रहा हूं और मैं तुम्हें उसी लुक में देखना चाहता हूं जैसा कि तुम मुंह दिखाई के फंक्शन में तैयार हुई थी। तुम्हारे सारे गहने मैं खुद अपने हाथों से ही उतारूंगा और तुम्हारी हर एक चीज मैं खुद ही उतारना चाहता हूं, जैसे कि शादी की पहली रात को उतारी थी और तुमने मुझसे पूछे बिना अपना श्रृंगार कैसे उतार दिया। और तुम होती कौन हो मुझसे मेरा अधिकार छीनने वाली? देखो अनिका, अब तुम मेरी पत्नी हो और अब मुझसे पूछे बिना तुम्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। प्रियांश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनिका की सांसें तो जैसे उसके सीने में ही अटक गई थीं, क्योंकि उस वक्त प्रियांश अनिका के सामने नहीं था। लेकिन फिर भी उसके सख्त शब्दों ने अनिका को प्रियांश के गुस्से की गहराई का एहसास करा दिया था। अनिका ने कहा, प्रियांश, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी इस वक्त मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं अपने घर वालों से क्या कहूंगी, और अचानक इस तरह से आपके साथ जाने की बात करूंगी तो मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। प्रियांश ने कहा, देखो अनिका, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे घर में कौन परेशान होता है और किसे बुरा लगता है। तुम मेरी पत्नी हो अनिका, और मुझे रात को अपने कमरे में तुम्हारी जरूरत होती है और मैं हर रात तुम्हें अपने बिस्तर पर देखना चाहता हूं और तुम्हारी संगत को महसूस करना चाहता हूं। देखो अनिका, अब तुम्हारे पास सिर्फ 18 मिनट है और 18 मिनट के अंदर अंदर तुम बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे कि तुम मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए तैयार हुई थी। वही लाल और हरे रंग का जोड़ा और साथ में ढेर सारे गहने, जिसे आज रात में एक एक करके अपने हाथों से उतारूंगा। अनिका ने कहा, प्रियांश, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बना लूंगी, लेकिन इस तरह से फिर से सजना सवरना मैं सबसे क्या कहूंगी। तब प्रियांश ने कहा, देखो अनिका, ये तो तुम्हें उसी वक्त सोच लेना चाहिए था जब मैं तुमसे इशारे कर रहा था कि कोई भी बहाना करके अपनी मम्मी पापा को उनके साथ जाने के लिए इनकार कर दो। लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी तरफ देखने की जहमत तक नहीं उठाई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारी नजरों में
मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। अगर तुम यहां से जाते ही नहीं तो ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन अब जब तुमने गलती कर ही दी है तो इसका खामियाजा भी तो तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा ना मेरी जान। अनिका ने प्रियांश को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पता नहीं आज प्रियांश को क्या हो गया था कि वो तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अपनी बात पूरी करके प्रियांश ने तुरंत ही फोन बंद कर दिया। लेकिन बेचारी अनिका तो अजीब सी सिचुएशन में फंस गई थी कि अब वो क्या करे और क्या ना करे। खैर, सबसे पहले तो अनिका ने अपनी मम्मी को विश्वास में लिया और कहने लगी, मम्मी, प्रियांश की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे घर वापस जाना होगा। मैं फिर कभी रहने के लिए आ जाऊंगी। इस बात पर अनिका की मम्मी ने भी ज्यादा तराज नहीं किया और कहने लगी, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, इस वक्त दामाद जी की सेहत का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। अनिका ने अपने ससुराल वापस लौटने के लिए अपनी मम्मी को मना तो लिया था, लेकिन उसे यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था कि वह दोबारा से मुंह दिखाई का जोड़ा पहने और फिर से दुल्हन की तरह सज स्वर कर अपने मायके से निकले। खैर, अनिका ने अपना सारा सामान पैक करके अपनी बैग में भर लिया और फिर जब प्रियांश बाहर मेन गेट पर पहुंचा तो उसने कॉल करके अनिका से कहा, अनिका तुम बाहर आ जाओ, मैं अंदर नहीं आऊंगा। तो अनिका ने अपना सारा सामान उठाया और बाहर चली गई। अनिका को देखकर प्रियांश के माथे पर बल पड़ गए। जब अनिका ने अपना सामान पीछे की सीट पर रखा और खुद प्रियांश की पास वाली सीट पर बैठ गई, तब प्रियांश ने अनिका से कहा, अनिका, मैंने तुम्हें तैयार होने के लिए कहा था ना, तो फिर तुम तैयार क्यों नहीं हुई? लगता है अब तो मेरी एक भी बात का तुम पर कोई असर ही नहीं होता। तब अनिका कहने लगी, प्रियांश प्लीज कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इस तरह से दुल्हन की तरह सज सवर कर निकलती तो मम्मी क्या सोचती कि मैं आज फिर से दुल्हन बनकर क्यों जा रही हूं। बड़ी मुश्किल से तो मैंने आपके साथ जाने का बहाना बनाया है। यह तो ऊपर वाले का शुक्र था कि इस वक्त प्रियांश ने कोई तमाशा नहीं किया और कहने लगा, ठीक है अनिका, अभी के लिए तो तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन घर पहुंचते ही तुम्हें मेरे लिए वैसे ही तैयार होना पड़ेगा जैसे कि तुम मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए तैयार हुई थी। अनिका बेचारी मरती क्या ना करती। उसने कहा, ठीक है प्रियांश, मैं आपके लिए बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाऊंगी, लेकिन आप भी मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि कल रात भी आपने मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं दिया था और आज सुबह से भी मैं जाग ही रही हूं। इसलिए अब मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और मुझे बहुत ही ज्यादा नींद भी आ रही है। यह सुनते ही प्रियांश कहने लगा, अरे पगली, तुम पहले घर तो चलो, आज मैं तुम्हें इस तरह से सुलाऊंगा कि तुम्हें बहुत ही मीठी नींद आएगी। यह कहते हुए प्रियांश की आंखों में शरारत नाच रही थी, जिसे देखकर अनिका का दिल तेजी से धड़कने लगा था। खैर, जब तक वो दोनों घर पहुंचे तब तक प्रियांश की मम्मी सो चुकी थी। लेकिन फिर जैसे ही अनिका अपने कमरे में दाखिल हुई तो प्रियांश कहने लगा, चलो अनिका, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तब अनिका ने दोबारा से अपना मुंह दिखाई का जोड़ा पहन लिया और मेकअप करके बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गई। यहां तक कि उसने सारे जेवरात भी पहन लिए थे। और फिर जब अनिका ने अपना दुपट्टा अपने सिर पर डालने की कोशिश की तो प्रियांश उसके करीब आ गया और उसने अपने होंठ अनिका की गर्दन पर रख दिए और फिर से अनिका के साथ अपनी मनमानियां करने लगा। अनिका 2 दिन से थकी हुई थी और उसकी आंखें भी नींद से मोटी हो गई थी, लेकिन प्रियांश को तो इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और फिर रात के 2:30 बजे तो अनिका की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। लेकिन एक प्रियांश था जो अपनी मनमानियों से बाज ही नहीं आ रहा था। आखिरकार अनिका ने प्रियांश के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, प्लीज प्रियंका, अब तो बस कर दीजिए और मुझे थोड़ी देर के लिए सोने दीजिए। लेकिन प्रियांश तो अनिका की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और प्रियांश को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उस पर किसी बात का जुनून सवार हो चुका है। आज भी अनिका ने पूरी रात जागकर बिताई थी और सुबह होते ही प्रियांश तो करवट बदलकर सो गया था। लेकिन अनिका अब बहुत ही ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था और दर्द इतना तेज था कि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और फिर जब दर्द अनिका की बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने गहरी नींद में सो रहे प्रियांश को जगाने के लिए
उसे कंधे से पकड़कर उसे हिलाना शुरू कर दिया। प्रियांश भी एकदम से गहरी नींद से जाग गया और अनिका को दर्द से तड़पता देखकर तो वो भी घबरा गया और कहने लगा, अनिका क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? तब अनिका ने कहा, प्रियांश प्लीज कुछ कीजिए। प्रियांश मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और अब तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। प्रियांश ने देखा कि अनिका पेट के निचले हिस्से पर अपने दोनों हाथ रखे तड़प रही थी और यह देखकर प्रियांश खुद भी घबरा गया था, क्योंकि उसे भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका को हुआ क्या है। प्रियांश ने अनिका से कहा, 1 मिनट रुको अनिका, मैं अभी मम्मी को बुलाकर लाता हूं। ये कहते हुए प्रियांश जल्दी से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और अपनी शर्ट पहनकर उसके बटन लगाते हुए और अपने हाथों से अपने बालों को ठीक करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद प्रियांश की मां घबराई हुई कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि अनिका दर्द से बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। प्रियांश की मां खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अनिका को हुआ क्या। इसीलिए उन्होंने प्रियांश से कहा, प्रियांश ऐसा करो कि ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी निकाले, अनिका को अस्पताल लेकर जाना है। अपनी मम्मी के कहने पर प्रियांश जल्दी से बाहर चला गया और तब तक प्रियांश की मां अनिका को सहारा देकर बाहर गाड़ी तक ले आई थी। लेकिन जब वह लोग अनिका को लेकर अस्पताल पहुंचे तो लेडी डॉक्टर ने प्रियांश की मम्मी को बहुत ही बुरी तरीके से डांटा और कहने लगी, आपको पता भी है कि आपके बेटे ने अपनी पत्नी का क्या हाल कर दिया है? आपका बेटा इंसान है या जानवर? उसे बिल्कुल भी होश नहीं है क्या? और फिर डॉक्टर ने अनिका की सास को बताया कि अनिका के इंटरनल साइट पर जख्म हो चुके हैं, इसीलिए अपने बेटे से कहना कि कुछ दिनों तक वो अपनी पत्नी से दूर ही रहे। डॉक्टर की बात सुनकर तो प्रियांश की मां भी शर्मिंदा हो गई और फिर जैसे ही वो अनिका को लेकर क्लिनिक से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि प्रियांश बाहर गाड़ी के पास ही खड़ा था। अपनी मां को देखते ही प्रियांश ने उनसे पूछा, मां क्या हुआ है? अनिका को तो उसकी मां उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी और फिर कहने लगी, बेशर्म इंसान, यह तो तुझे पता होना चाहिए था। आज तो तूने मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा करके रख दिया है। प्रियांश भी शायद कुछ कुछ समझ चुका था, इसीलिए अब वो अपनी मां से नजरें चुराने लगा था। लेकिन फिर अनिका जैसे ही गाड़ी में बैठी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो 2 दिन से ठीक से सोई भी नहीं थी और ऊपर से दर्द बर्दाश्त कर करके उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने अनिका को इंजेक्शन तो दे दिया था और साथ ही कुछ मेडिसिन भी लिखकर दी थी ताकि उसके दर्द में कुछ आराम मिल सके। और फिर प्रियांश ने जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो उसकी मम्मी कहने लगी, प्रियांश, अनिका को उसके मायके छोड़ना है तो गाड़ी को अनिका के मायके की ओर ले चलो। तब प्रियांश ने कहा, लेकिन क्यों मम्मी? तो उसकी मम्मी कहने लगी, क्योंकि अब अनिका 8 दिन तक अपनी मम्मी के घर पर ही रहेगी और वही आराम करेगी। तब प्रियांश ने कहा, लेकिन मम्मी, अनिका यहाँ हमारे घर पर भी तो आराम कर सकती है ना। तब प्रियांश की मम्मी ने कहा, तू अपना दिमाग ज्यादा मत चला और जो मैं कह रही हूं वही कर। अनिका ने दिल ही दिल में अपनी सास का शुक्रिया अदा किया और प्रियांश की मां ने अनिका को उसके मायके छोड़ दिया। उन्होंने अनिका की मां से कहा कि प्रियांश की खराब तबीयत की वजह से अनिका पग फेरे की रस्म पर भी आपके पास नहीं रुक पाई थी ना, इसलिए अब वो 8 दिन आपके पास ही रहेगी। यह सुनकर तो अनिका की मम्मी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, लेकिन उन्हें भी अपनी बेटी के चेहरे पर दर्द के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। मगर अनिका ने अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि प्रियांश की मां ने उससे हाथ जोड़कर विनती की थी कि वह इस बारे में अपने घर वालों से कुछ भी न कहे। प्रियांश की मम्मी ने प्रिया के सिर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी और कहा, अनिका बेटा, मैं प्रियांश को समझा दूंगी कि वो आइंदा से तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक कभी नहीं करेगा। लेकिन अनिका के दिल में तो जैसे प्रियांश की नजदीकियों का डर बैठ गया था और प्रियांश ने भी 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं कहा और अनिका ने ये 2 दिन बहुत ही सुकून से बिताए थे। लेकिन फिर 2 दिन बाद प्रियांश ने अनिका को फोन किया और तब अनिका सोने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही अनिका ने फोन उठाया तो प्रियांश कहने लगा, अरे वाह अनिका, मुझसे दूर रहने का अच्छा बहाना बनाया है तुमने। आखिर ऐसा भी क्या हो गया है तुम्हें जो तुम अपने मायके जाकर बैठ गई हो? तब अनिका ने कहा, प्रियांश, तो
क्या मम्मी जी ने आपको कुछ भी नहीं बताया? तो प्रियांश कहने लगा, यार अनिका, तुम इस दुनिया की कोई पहली लड़की तो नहीं हो ना जिसकी शादी हुई है। शादी तो सबकी होती है और सारी लड़कियों के पति अपनी पत्नियों के साथ यही सब करते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां यूं रोने नहीं बैठ जाती। अनिका, थोड़ा सा स्तव करना भी सीख लो और यूं छोटी छोटी बातों पर हंगामा ना मचाया करो। पता नहीं तुमने उस लेडी डॉक्टर को क्या पट्टी पढ़ाई, और फिर उस लेडी डॉक्टर ने ना जाने मेरी माँ से क्या कहा कि मेरी माँ ने तो मुझसे पूछे बिना ही सीधे 8 दिन के लिए तुम्हें मुझसे दूर कर दिया और तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दिया। देखो अनिका, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर 8 दिन तो अकेले नहीं गुजार सकता, क्योंकि मैंने इस तरह से बिस्तर पर अकेले रातें बिताने के लिए शादी नहीं की थी। अनिका ने कहा, प्रियांश, क्या आपको पता भी है कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूं? तो प्रियांश ने कहा, अपनी बकवास बंद करो अनिका। मैंने तुम्हारी यह रोज की घीसी पिटी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया है। 2 दिन से मैं पागल हो रहा हूं और मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे बिस्तर पर तुम्हारी जरूरत है। देखो अनिका, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि तुम कोई भी बहाना बनाओ और कुछ भी करो, लेकिन बस घर वापस आ जाओ। अब अनिका के पास प्रियांश की जिद का कोई इलाज ही नहीं था, इसलिए फिलहाल तो उसने फोन बंद कर दिया, क्योंकि अनिका पहले से ही अपने दर्द से जूझ रही थी और 2 दिन बाद अब जाकर उसका दर्द कुछ कम हुआ था। लेकिन अब प्रियांश उसे दिमागी तौर पर परेशान कर रहा था, इसलिए अनिका ने सोच लिया था कि अब वो प्रियांश का फोन ही नहीं उठाएगी और कोई भी बहाना बना देगी। लेकिन वो भी प्रियांश राजपूत था, इतनी जल्दी कहाँ वो अनिका का पीछा छोड़ने वाला था। कुछ दिनों तक तो अनिका ने प्रियांश का फोन उठाया ही नहीं, और जब भी उठाती थी तो कोई ना कोई बहाना बनाकर कह देती थी कि अभी वो बिजी है और कुछ देर बाद फोन करेगी। ऐसे ही करते करते 7-8 दिन गुजर चुके थे और प्रियांश का गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। प्रियांश की मम्मी ने भी उस पर पाबंदी लगा रखी थी कि वह अनिका को लेने के लिए नहीं जाएगा, और 10 दिन बाद प्रियांश की मां खुद ही अपनी बहू अनिका को घर ले आई थी। और फिर जब अनिका अपने ससुराल वापस आई तो उसने देखा कि प्रियांश का मूड बहुत ही खराब था। प्रियांश ने तो अनिका को देखकर ही अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और चुपचाप अपना खाना खाता रहा और बीच बीच में चोर नजरों से अनिका को देखता रहा। खाना खाने के बाद प्रियांश जल्दी ही अपने कमरे में चला गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि अनिका भी जल्दी ही कमरे में आ जाएगी और उसे मनाने की कोशिश भी करेगी। लेकिन जैसे ही अनिका खाने के बाद फ्री हुई तो प्रियांश की मां ने अनिका को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, अनिका बेटा, मैं अपने बेटे के ऊपर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं, लेकिन तुम्हें भी मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। तब अनिका कहने लगी, मम्मी जी, मुझे खुद भी इन बातों का इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं प्रियांश को समझाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन प्रियांश तो मेरी कोई भी बात सुनते ही नहीं थे। तब प्रियांश की मां कहने लगी, अनिका बेटा, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, क्योंकि मैंने प्रियांश को खूब अच्छे से समझा दिया है और उसे बहुत डांटा भी है कि आइंदा वो तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक नहीं करेगा। लेकिन कोशिश करके तुम भी अपने कमरे में जरा देर से ही जाया करो। तो अनिका कहने लगी, ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और फिर अनिका कुछ देर तक तो अपनी सास के कमरे में ही बैठी रही और इधर उधर की बातें करती रही, जबकि प्रियांश अपने कमरे में बैठा गुस्से से आग बबूला हो चुका था, जो ना जाने कितनी देर से अनिका के आने का इंतजार कर रहा था। और फिर जब रात को 11-12 बजे तह अनिका अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि प्रियांश अपने लैपटॉप पर ना जाने क्या क्या टाइम पास कर रहा था। अनिका को देखकर यश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, और फिर जैसे ही अनिका कमरे में दाखिल हुई तो प्रियांश ने कहा, अनिका, दरवाजा बंद करके लॉक कर दो। आज प्रियांश बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जिसे देखकर अनिका बुरी तरह से घबरा गई थी। अनिका ने भी चुपचाप से दरवाजा बंद करके लॉक लगा दिया और धीरे से चलते हुए बेड की दूसरी तरफ आ गई। अनिका के बेड के पास आते ही प्रियांश ने बहुत ही गुस्से से अपना लैपटॉप बंद किया और उसे साइड टेबल पर रखते हुए कहने लगा, अनिका, आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो और तुम्हारी नजरों में मेरी क्या अहमियत है?
तब अनिका ने कहा, प्रियांश, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी बहुत ही ज्यादा इज्जत भी करती हूं, लेकिन आपको भी मेरा कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था ना। आपको पता है ना कि मैं 8-10 दिन से मेडिसिन खा रही हूं। तब प्रियांश ने कहा, देखो अनिका, अब तुम भी मेरे सामने अपनी ज्ञान की किताब खोलकर मत बैठना, क्योंकि मैं पहले ही अपनी माँ से बहुत लंबा लेक्चर सुन चुका हूं। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा यह ज्ञान। तुम कोई अकेली लड़की नहीं हो जिसके साथ यह सब हो रहा है। सारे पति अपनी पत्नियों के साथ इसी तरह से रहते हैं, लेकिन वो सब तुम्हारी तरह हंगामा खड़ा नहीं करती। इतना कहकर प्रियांश ने अपना तकिया ठीक किया और दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। प्रियांश का ऐसा रवैया देखकर अनिका की आंखों में मोटे मोटे मोती चमकने लगे, जिसे अनिका ने अपने अंदर ही कहीं छिपा लिए थे। और फिर अनिका खुद को संभालते हुए खुद ही प्रियांश के पास आ गई, लेकिन प्रियांश तो दूसरी तरफ मुंह करके लेटा हुआ था और बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। अनिका ने प्रियांश की बाजू पर अपना हाथ रखा तो प्रियांश ने झटके से अनिका के हाथ को पीछे धकेला और कहने लगा, अनिका, दूर रहो मुझसे और मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना, तो जाओ और जाकर आराम करो। आज के बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। तब अनिका ने कहा, प्लीज प्रियांश, आप मुझसे नाराज मत होइए ना। तो प्रियांश कहने लगा, अनिका, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे नाराज होने से। तब अनिका कहने लगी, प्रियांश, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, भला फर्क पड़ता है मुझे, और अब ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं और आपसे प्यार करती हूं। और अगर आप मुझसे मुंह मोड़कर लेट जाएंगे तो फिर मुझे तो फर्क पड़ेगा ही ना। बस अनिका के इतना कहते ही प्रियांश ने उसकी तरफ अपनी करवट बदली और कहने लगा, अनिका, क्या सच में तुम्हें फर्क पड़ता है और क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे नाराज हूं। तब अनिका ने कहा, हाँ प्रियांश, मुझे नजर आ रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं। प्रियांश, आपका मुंह गुब्बारे की तरह फूला हुआ है और आप तो मुझे देख भी नहीं रहे हैं, तो जाहिर है कि आप मुझसे नाराज ही हैं ना। तब प्रियांश अनिका के बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए कहने लगा, अनिका, अब जब तुम्हें पता ही है कि मैं तुमसे नाराज हूं, तो फिर मुझे राजी नहीं करोगी क्या। ये कहते हुए प्रियांश की आंखों में शरारत नाच रही थी, जिसे देखकर अनिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि प्रियांश को किस चीज से खुशी मिलती है। अनिका ने जैसे ही प्रियांश के चेहरे से अपनी नजरें हटाई और कहने लगी, प्रियांश, चलो ऐसा करते हैं कि आज हम पूरी रात एक दूसरे से बातें करते हैं। तब प्रियांश ने कहा, नहीं अनिका, बातों से तो तुम मुझे राजी नहीं कर सकती। मुझे राजी करने के लिए तुम्हें कुछ और करना होगा। प्रियांश की इस फरमाइश को टालने के लिए अनिका इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन प्रियांश भी उसकी बातों को सुना अनसुना कर रहा था। थोड़ी देर बाद प्रियांश खुद ही अनिका के करीब आने लगा तो अनिका तुरंत ही उठकर बैठ गई और कहने लगी, प्लीज प्रियांश, आज नहीं। तब प्रियांश कहने लगा, अनिका, मेरे जरा सा हाथ लगाने पर ही तुम्हारी जान क्यों निकलती है। अनिका, मैं तुम्हारा पति हूं और अगर मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो फिर और कहां जाऊंगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं दूसरी औरत के पास चला जाऊं? नहीं ना। देखो अनिका, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं, इसलिए मैं अपना प्यार, अपना जुनून और अपनी शहवत सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही लुटाना चाहता हूं। लेकिन जब तुम मुझे अपने पास आने से मना कर देती हो ना और मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढती रहती हो, तब तुम्हारी इस तरह की हरकतें मेरी जिद को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं और कुछ नहीं करती। और फिर जब एक आदमी अपनी जिद पकड़ लेता है ना, तो फिर उसे सही गलत कुछ भी नहीं दिखता। वो तो बस अपनी जिद पूरी करने पर उतर आता है। चलो, अब बहुत हो गई बातें। आओ, अब मेरे पास आओ और मुझे वैसे ही मनाओ जैसे मैं राजी हो सकता हूं। देखो अनिका, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी ना, तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा, और फिर जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा ना, तो फिर से तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पता नहीं उस लेडी डॉक्टर को भी तुमने कितने पैसे दिए होंगे, वो सब कुछ कहने के लिए, ताकि तुम्हें मुझसे दूर रहने का मौका मिल जाए। ये जो तुमने अपने पति से दूर रहने के नए नए तरीके खोज लिए हैं ना, मैं तुम्हारी चालें अच्छी तरह से जानता हूं। पता नहीं तुम अपनी यह खूबसूरती किससे दिखाना चाहती हो। पता नहीं प्रियांश बात को कहां से कहां ले गया था, जिसे सुनकर अनिका बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। और होती भी क्यों नहीं,
जब एक पति अपनी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाता है, ना तो चोट सीधे दिल पर लगती है, बिल्कुल ऐसे ही चोट अनिका के दिल पर भी लगी थी, क्योंकि अब उंगली उसके चरित्र पर उठाई गई थी। अनिका ने एक गहरी सांस ले, अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को प्रियांश के हवाले कर दिया। प्रियांश ने आज भी अनिका को पूरी रात सोने नहीं दिया था, और जैसे ही अनिका अपनी आंखें बंद करती तो प्रियांश उसके गालों को थपथपाना शुरू कर देता था और कहता था, अनिका, तुम्हें सोने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। मेरी तरफ देखो अनिका, और मेरे जज्बातों को ठंडा करने में मेरा साथ दो। अनिका को ऐसा लगता था जैसे कि उसका जीवन साथी बिल्कुल भी बेरहम है और उसे अपनी पत्नी की तकलीफ से कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि अगर अनिका थोड़ा सा भी ऐतराज करती तो प्रियांश का जुनून और भी ज्यादा बढ़ जाता, जिसे बर्दाश्त करना अनिका के बस की बात नहीं थी, क्योंकि फिर जिद में आकर प्रियांश ना तो अनिका को सोने देता था और ना ही खुद सोता था। प्रियांश के पिताजी का अपना कारोबार था, इसलिए प्रियांश ऑफिस देर से ही जाता था, कभी 10 बजे तो कभी 11 बजे। क्योंकि उनका अपना बिजनेस था तो प्रियांश को कोई पूछने वाला भी नहीं था, और वैसे भी प्रियांश को अपने काम की कोई परवाह भी नहीं थी, क्योंकि काम तो ऑफिस के वर्कर्स ही संभाल लेते थे। इसीलिए वह देर रात तक अनिका के साथ जागता रहता था, और फिर नतीजा यह हुआ कि 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर ही अनिका कमजोर पड़ने लगी थी और उसके चेहरे की रौनक अब पूरी तरह से खत्म होने लगी थी। रातों को जाग जाग कर उसकी आंखों के इर्द गिर्द हल्के काले घेरे पड़ने लगे थे, लेकिन एक प्रियांश था जिसका जुनून कभी कम भी नहीं होता था। प्रियांश हर रोज रात को सोने से पहले दूध पीता था, और वो भी ड्राई फ्रूट्स वाला। प्रियांश हर तरह से अपना ख्याल रखता था, जबकि वह अनिका से कहता था कि उसे मोटी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, इसलिए अनिका को हमेशा ऐसे ही फिट रहना होगा। अनिका ने अब शिकायतें करना छोड़ दिया था और खुद को हालात के हवाले कर दिया था। अनिका को ऐसा लगता था कि जैसे जैसे समय बीतेगा प्रियांश खुद ब खुद लेन में आ जाएंगे, लेकिन ये तो सिर्फ अनिका की सोच थी। हकीकत तो इससे भी ज्यादा भयानक थी, जिसका अनिका को शायद अंदाजा भी नहीं था। अनिका की शादी को 1-1.5 महीना बीत चुका था, लेकिन प्रियांश आज भी वैसे का वैसा ही था। उसमें तो रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था। कभी कभी अनिका जब प्रियांश से बहुत तंग आ जाती थी तो रोने लग जाती थी, लेकिन प्रियांश से कुछ नहीं कहती थी। और फिर 1 महीने बाद अनिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी, और जब अनिका की सास उसे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने अनिका को प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सुनाई थी। लेकिन डॉक्टर ने साथ में यह भी कहा था कि शुरुआती कुछ महीनों में तुम्हें इस बात का खास ध्यान रखना होगा। तब प्रियांश की मां कहने लगी, आप फिक्र ना करें डॉक्टर साहिबा, आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। डॉक्टर ने अनिका की सास से कहा, देखिए आंटी जी, अगर इन दिनों में अनिका का पति उसके करीब आया तो उसका मिसकैरेज भी हो सकता है, क्योंकि अनिका का शरीर पहले से ही बहुत नाजुक है। इसीलिए अनिका को इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा और आपको भी इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। लेडी डॉक्टर ने तो अनिका को बिस्तर से उठने से भी मना किया था, लेकिन जब प्रियांश को इस बारे में पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अनिका, अब ये कौन सा नया तमाशा खड़ा कर दिया है तुमने, और यह बच्चा कहाँ से आ गया हमारे बीच में। देखो अनिका, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं अभी ऐसे किसी भी मूड में नहीं हूँ और मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए। मैं कल ही तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे सिर्फ अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करना है। ये सुनकर तो अनिका हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो सोचा था कि बच्चे होने की खुशी में प्रियांश खुद भी सावधानियां बरतेगा, और वैसे भी अपनी औलाद तो हर इंसान को प्यारी होती है, और जब किसी आदमी को यह पता चलता है कि वह बाप बनने वाला है तो उसकी सोच खुद ब खुद बदल जाती है। लेकिन प्रियांश के विचार सुनने के बाद तो अनिका समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या करे और क्या ना करे। अनिका ने कहा, प्रियांश, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो प्रियांश कहने लगा, कैसी बातें कर रहा हूं का क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो वही बातें कर रहा हूं जो मुझे करनी चाहिए। देखो अनिका, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो।
तो फिर तुमने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? तब अनिका ने कहा, लेकिन प्रियांश, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूं, इसलिए मुझे वह सारी सावधानियां बरतनी ही होंगी जो डॉक्टर ने मुझे बताई है। तब प्रियांश कहने लगा, अच्छा अनिका, ये बताओ कि यह किसका बच्चा है? तो अनिका ने कहा, जी आपका। यह सुनते ही प्रियांश ने कहा, अगर ये मेरा बच्चा है तो फैसला भी तो मेरा ही होना चाहिए ना। और मेरा फैसला ये है कि फिलहाल मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए, और जब चाहिए होगा तो मैं खुद ही ले लूंगा। तब अनिका ने कहा, प्रियांश, आपको क्या लगता है कि मेरी जिंदगी में जैसा आप चाहेंगे क्या सब कुछ वैसा ही होगा? डॉक्टर ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। प्लीज प्रियांश, कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए। मेरे लिए ना सही, लेकिन कम से कम अपने बच्चे के लिए तो खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, वरना हम सारी जिंदगी बेऔलाद रह जाएंगे। अनिका की बात सुनकर प्रियांश कहने लगा, देखो अनिका, तुम ना मेरा दिमाग खराब मत किया करो। मुझे तुम्हारी सारी ड्रामेबाजियां अच्छे से पता है। तुम तो बस मुझसे दूर रहने के बहाने ही ढूंढती रहती हो, और जब भी मेरे पास आती हो ना, तब भी तुम हर वक्त रोनी सी शक्ल बनाकर बैठ जाती हो। हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई रहती है, और रात को तुम मुझे वैसा रिस्पॉन्स तो कभी देती ही नहीं जैसा कि मैं चाहता हूं। तब अनिका ने कहा, प्रियांश, तो अब मैं और क्या कर सकती हूं? आपके लिए हमारी शादी को 1-1.5 महीना हो चुका है, और इस 1 महीने में मैं ठीक से सोई भी नहीं हूं, और फिर भी आपको लगता है कि मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं देती। प्रियांश कहने लगा, हाँ अनिका, तुम मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं देती, इसीलिए तो आज तक तुम मुझे सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाई हो, और आज तक मुझे जैसा चाहिए वैसा सेटिस्फेक्शन तुमसे मिला ही नहीं है। मैं भी तुम्हारे प्यार में वो जुनून देखना चाहता हूं जैसा कि मैं तुमसे करता हूं। ये बच्चे की रट लगाना छोड़ दो, हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जब तुम मेरे पास आओ तो पूरी तरह से मेरे प्यार में पागल हो जाओ, और मैं तुम्हारा पागलपन देखना चाहता हूं, बिल्कुल वैसा ही पागलपन जैसा कि मैं तुम्हें दिखाता हूं। प्रियांश की बातें सुनकर अनिका बहुत ही ज्यादा डर गई, और वो तो उठकर कमरे से बाहर ही चली गई और सोचने लगी कि आज वह अपनी सास को सब कुछ बता देगी, और यह भी कहेगी कि वह अपने बेटे को कुछ तो समझाए, क्योंकि अनिका नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अपना दम तोड़ दे। एक तरफ तो उस लेडी डॉक्टर की बातों ने उसे डरा दिया था, और दूसरी तरफ प्रियांश की बातों ने उसकी जान निकाल ली थी। अनिका तो यह सोचकर हैरान थी कि पता नहीं प्रियांश को उससे किस तरह का सेटिस्फेक्शन चाहिए था, क्योंकि अनिका तो उसका पूरा साथ देती थी जितना भी वह दे सकती थी। लेकिन हाँ, वो उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक नहीं करती थी जैसा कि प्रियांश उसके साथ करता था। कभी कभी तो प्रियांश अनिका के होठों को अपने होठों में जकड़कर इतनी जोर से काटता था कि अनिका के होठों से खून निकल आता था, और फिर जब प्रियांश को पीछे धकेल देती और उससे पूछती कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो प्रियांश कहता था कि यही तो मजा है शादीशुदा जिंदगी का। लेकिन तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि शादीशुदा जिंदगी का मजा क्या होता है। अनिका, तुम सच में बहुत ही बोरिंग लड़की हो प्रियांश, जिसे प्यार और मोहब्बत का नाम देता था। अनिका उसे एक ऐसा जुनून समझती थी जिसमें प्रियांश सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानियां पूरी करता था, और अनिका ये सब कुछ नहीं कर पाती थी। अनिका अभी भी अपना सिर पकड़कर रो रही थी, क्योंकि वह मां बनना चाहती थी, लेकिन प्रियांश के रवैये ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। अनिका एक गहरी सांस लेकर अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी कि तभी प्रियांश की मां उसके लिए ताजा अनार का जूस लेकर कमरे में आई, और अनिका को इस तरह से परेशान देखकर कहने लगी, अरे अनिका बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अनिका बेटा, अगर सिर में दर्द है तो मुझे बताओ, मैं दवा देती हूँ, और अगर कुछ खाने में चाहिए तो भी बता दो, मैं बनाकर ले आती हूँ। अनिका का परेशानी से मुरझाया हुआ चेहरा देखकर प्रियांश की मां खुद भी परेशान हो गई थी, लेकिन अपनी सास को अपने लिए परेशान होता देखकर अनिका कहने लगी, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। लेकिन अनिका के हाथ पैर अभी भी ठंडे थे, क्योंकि प्रियांश की बातों ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया था। अनिका अपने बच्चे की खातिर खुश रहना चाहती थी, लेकिन प्रियांश की बातें सुनकर एक बार फिर से
उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। और फिर जैसे ही अनिका ने अपनी तास को कुछ बताने के लिए अपना मुंह खोला, तो उसी वक्त प्रियांश कमरे में दाखिल हुआ। और प्रियांश को देखते ही अनिका इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो डर के मारे उछलकर पीछे हट गई। अनिका को इस तरह से उछलते देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे अनिका बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? डॉक्टर ने क्या कहा था? पता है ना तुम्हें कि इस हालत में ज्यादा डरना या घबराना ठीक नहीं होता। अनिका अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी सास ने एक बार फिर से अपने बेटे को घूरते हुए कहा, प्रियांश, मुझे एक बात बता कि ऐसा भी क्या कहा है तूने मेरी बहू से कि वह तुझे देखकर इतनी डर रही है क्या? तुझे पता भी है कि वह तेरे बच्चे की मां बनने वाली है? प्रियांश की मां ने तो मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में यह बात कही थी, लेकिन प्रियांश के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले थे। ना तो उसके माथे की शिकन कम हुई थी और ना ही उसके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान आई थी। प्रियांश कहने लगा, अच्छा तो अब मैं क्या करूं मम्मी, क्योंकि मुझे तो फिलहाल बाप बनने का कोई शौक नहीं है और अभी तो मुझे बस अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए। और वैसे भी अनिका मेरी पत्नी है और वह मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन फिलहाल ये किसकी इजाजत से मां बन रही है? क्योंकि जब तक मैं नहीं चाहता, ना अनिका को मां बनने का और मेरे सिर पर बच्चों का ढेर लगाने का कोई हक नहीं है। प्रियांश के मुंह से यह बात सुनते ही उसकी मां अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उन्होंने प्रियांश के मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और कहने लगी, ये कैसी घटिया बातें कर रहे हो तुम? क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? तुमने तो मेरी परवरिश पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हें अनिका और अपने होने वाले बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। प्रियांश, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? अरे वो लोग तो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें शादी के तुरंत बाद ही माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और तुम्हें क्या पता कि हमारे ही परिवार में ऐसे कितने जुड़े हैं जिनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वो आज भी अपनी औलाद को पाने के लिए मंदिर गुरुद्वारा भटक रहे हैं। और एक तुम हो जिसकी झोली में ऊपर वाले ने खुद ही इतनी बड़ी खुशी डाल दी है, लेकिन तुम तो खुद ही अपनी खुशियों को ठोकर मारने पर तुले हुए हो। और फिर प्रियांश की मां नर्म शब्दों में प्रियांश को समझाते हुए कहने लगी, देख प्रियांश बेटा, एक बार तेरा बच्चा आ जाएगा ना तो घर में रौनक ही रौनक हो जाएगी, और फिर बच्चे के आने से जो सुकून तेरी जिंदगी में आएगा ना, वो सुकून तुझे और किसी भी चीज से हासिल नहीं होगा। प्रियांश की मां अपने बेटे को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि प्रियांश जिस सुकून की बात कर रहा है वो सुकून उसे अपने बच्चे से नहीं बल्कि अनिका से ही मिल सकता था। एक गहरी सांस लेकर प्रियांश की मां उसके कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन अपनी मां के जाते ही प्रियांश गुस्से से घूरकर अनिका को देखने लगा और कहने लगा, अनिका, ये सारा किया धरा तुम्हारा ही है ना? शाबाश अनिका, शाबाश। आखिरकार तुमने अपने जादू से मेरी मां को भी अपनी तरफ कर ही लिया ना, और सारा दिन मेरी मां के साथ बैठकर उन्हें मेरे खिलाफ भटकाती रहती हो, है ना? अरे मुझ जैसा पति अगर किसी और लड़की को मिलता ना, तो वह मेरे पैर धोकर पी लेती, और एक तुम हो कि मेरी मां को मेरे ही खिलाफ भड़काती रहती हो। इतना कहकर प्रियांश कमरे से बाहर चला गया तो अनिका भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और कहने लगी, प्रियांश, मेरी बात सुनिए। प्रियांश, मैंने मम्मी जी से कुछ भी नहीं कहा है, प्लीज रुक जाइए प्रियांश, और प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने सच में किसी को कुछ भी नहीं बताया है। अनिका ऐसी हालत में भी प्रियांश के पीछे पीछे भागती रही, लेकिन प्रियांश तो उसकी एक भी बात सुने बिना गाड़ी में बैठकर जा चुका था। और फिर जब प्रियांश की मां ने अनिका को इतना तेज तेज चलते हुए देखा तो उन्होंने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले जाकर कहने लगी, जाने दो उसे। अनिका बेटा, पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या चलता रहता है, लेकिन फिलहाल तो तुम उसे छोड़कर बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। अनिका एक बार फिर से रोने लगी, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि रात को जब प्रियांश वापस आएगा तो पता नहीं उसके साथ कैसा सुलूक करेगा। अनिका की सास ने भी अनिका के चेहरे पर उस डर को महसूस किया था और वो अनिका के डर को दूर करने के लिए कहने लगी, अनिका बेटा, तुम फिक्र मत करो,
प्रियांश बचपन से ही मेरा लाडला रहा है ना, और ऊपर से वो मेरा इकलौता बेटा भी है, इसलिए आज तक उसे हम सबसे सिर्फ प्यार ही मिला है। बस यही वजह है कि मेरा लाडला तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन जब तुम माँ बन जाओगी ना, और तुम्हारी गोद में जब वो अपने बच्चे को देखेगा ना, तो फिर देखना वो कैसे अपनी औलाद पर जान छिड़कता है। और फिर प्रियांश की माँ अनिका को प्रियांश के बचपन की बातें बताने लगी, जिसे सुनकर अनिका कुछ कुछ नॉर्मल हो चुकी थी। अब अनिका मन ही मन सोचने लगी कि क्या वाकई में प्रियांश को अपना बच्चा अपनाने के लिए समय चाहिए, और क्या सच में कुछ समय में वो खुद ही ठीक हो जाएगा। और फिर कुछ देर बाद जब अनिका की तबीयत कुछ ठीक हुई, तो उसने अपने हाथों से प्रियांश के लिए खाना भी बनाया था। रात को खाना खाने के लिए प्रियांश डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ और अनिका के साथ ही बैठा था, लेकिन वो ना तो अपनी माँ की ओर देख रहा था और ना ही अपनी पत्नी की ओर। प्रियांश की माँ ने तो अपने बेटे को सीने से लगाकर उससे थप्पड़ के लिए माफी भी मांग ली थी, और प्रियांश ने भी अपनी मुस्कुराहट से उन्हें ये जता दिया था कि उसने अपनी माँ को माफ कर दिया है। लेकिन प्रियांश अनिका को तो ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे कि वो उसके सामने मौजूद ही ना हो। इसके बावजूद भी अनिका अपने आप को खुश रख रही थी, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे की खातिर। रात को किचन का काम निपटाने के बाद अनिका ने अपने लिए और प्रियांश के लिए दूध गर्म किया, और वह गरम गरम दूध को ट्रे में रखकर अपने कमरे में आ रही थी। और फिर जैसे ही अनिका ने अपनी कोहनी के सहारे दरवाजे को धक्का दिया, तो पता चला कि दरवाजा तो अंदर से बंद था। अनिका ने प्रियांश को आवाज लगाई और कहा, प्रियांश, प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं हम दोनों के लिए दूध लेकर आई हूं। तब पहले तो प्रियांश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर अनिका के बार बार आवाज लगाने पर प्रियांश ने कहा, हाँ, दूध है तो मैं क्या करूं, मुझे तो दूध पीना ही नहीं है। और फिर अनिका ने दरवाजा खुलवाने के लिए मजाक करते हुए कहा, अरे मम्मी जी, देखिए ना, प्रियांश दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। यह सुनकर प्रियांश तुरंत ही अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उसने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही प्रियांश ने देखा कि उसकी माँ तो बाहर मौजूद नहीं थी, लेकिन प्रियांश को देखकर अनिका जोर जोर से हंसने लगी थी, जिसे देखकर प्रियांश गुस्से से लाल हो चुका था। अनिका कमरे में दाखिल तो हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो दूध लेकर अपने बेड तक पहुंच पाती, प्रियांश ने गुस्से से उसके बाजू को झंझोट कर गिर दिया, जिस वजह से अनिका दर्द से बिलबिला उठी थी। लेकिन इससे पहले कि अनिका के मुंह से चीख निकल जाती, प्रियांश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, खबरदार अनिका, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकली तो। अनिका दर्द और जलन से चीखती हुई खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लेकिन इस हालत में भी प्रियांश ने उसे धक्का दिया और कहने लगा, निकल जाओ मेरे कमरे से। अगर तुम इस कमरे में मेरी पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती हो, तो तुम मेरी पत्नी नहीं, बल्कि एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन और एक मोटी ढोल औरत बनना चाहती हो, तो अभी के अभी निकल जाओ यहां से, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में और इस कमरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दूध गिरने की वजह से अनिका के हाथ और पेट पर अभी भी जलन हो रही थी, इसलिए वह खुद को संभाल नहीं पाई और रेलिंग से जा टकराए अनिका के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, और दर्द के मारे उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। अनिका की सास, जो गहरी नींद में सो रही थी, अपनी बहू की चीख सुनकर तुरंत ही जाग गई। अपनी मां के डर से प्रियांश ने अनिका को बाजू से पकड़कर अंदर कमरे में खींच लिया और उसे बाजुओं से घसीटते हुए बिस्तर पर लाकर पटक दिया। प्रियांश अनिका के चेहरे को दबोचते हुए कहने लगा, खबरदार अनिका, अगर तुमने मेरी मां के सामने एक भी शब्द बोला तो इतनी भी नाजुक मत बनो अनिका। और ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें जो तुम इतनी मरी जा रही हो। प्रियांश ने अभी भी अनिका के चेहरे को दबोच रखा था कि तभी उसकी मां कमरे में आई और कहने लगी, क्या हुआ अनिका बेटा, तुम ठीक तो हो ना। अनिका अपना पेट पकड़कर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, ताकि वह प्रियांश को फिर से शिकायत का कोई मौका ना दे। प्रियांश ने अपनी मां से कहा, अरे कुछ नहीं हुआ है मां, आप भी ना बिना वजह उठकर आ गई है। अनिका बिल्कुल ही ठीक है मां, बस उसे हल्का सा दर्द हो रहा था ना, तो मैंने उसे दवाई दे दी है, अब वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी।
अनीका की सास ने जब अनीका को देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सास के सीने से लगकर अभी के अभी फूट फूट कर रो पड़ेगी। अनीका की सास उसके पास आई और उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगी, अनीका बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दो बेटा। मुझे अपनी सास नहीं बल्कि अपनी माँ ही समझो, और अगर तुम कहो तो मैं यहीं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ। अनीका की सास बड़े प्यार से अनीका के बालों को सहलाते हुए यह सब पूछ रही थी, लेकिन उनके पीछे खड़ा प्रियांश अनीका को ही घूर रहा था और हाथ के इशारे से अनीका से कह रहा था, खबरदार अनीका, अगर तुमने माँ की कोई भी बात मानी तो। अनीका ने एक गहरी सांस ली और फिर कांपती हुई आवाज में कहने लगी, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाइए और जाकर सो जाइए। और आप तो बेवजह ही इतना टेंशन ले रही हैं। मुझे तो बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, इसीलिए दूध का गिलास हाथ से गिर गया। लेकिन अब प्रियांश मरहम पट्टी कर देंगे, ना तो मैं बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगी। अनीका ने अपनी सास को यकीन दिलाया कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, तो वह भी बेफिक्र होकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी निगरानी में प्रियांश से कहा, अनीका के हाथ पर मरहम जरूर लगवाई थी। जैसे ही अनीका की सास कमरे से बाहर गई तो अनीका अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक ना सकी और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है प्रियांश, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना। मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है प्रियांश। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? आखिर मैं भी तो आपकी तरह ही एक जिंदा इंसान ही हूं ना। तो क्या आपको मेरे ऊपर जरा सी भी दया नहीं आती? एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं और आप मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वही दूसरी तरफ आपका ऐसा रवैया, ये प्यार तो नहीं हो सकता है ना। आपको तो सिर्फ मेरी खूबसूरती से ही प्यार है, इसके अलावा आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये सुनते ही प्रियांश गुस्से से अपने बालों को खींचते हुए कहने लगा, अब बस भी करो अनीका, इतनी रात गए, पता नहीं क्यों ज्ञान बांटने बैठ गई हो। मैं तुम्हें पसंद करता था, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है और मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह साबित करने के लिए इतना काफी नहीं है? क्या जरा सा कुछ हुआ नहीं कि तुरंत ही रोने धोने लग जाती हो? लाओ, अब यहां दिखाओ मुझे अपना हाथ, कहीं तुम्हारा हाथ ज्यादा तो नहीं जल गया ना? ये कहते हुए प्रियांश अनीका के करीब आकर बैठ गया और अगले ही पल प्रियांश अनीका के जले हुए पेट पर दवा लगाने लगा, जो हल्का सा लाल हो चुका था। अनीका अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और उसे अभी भी अपने पेट में उठ रहे दर्द का एहसास हो रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि पेट के अंदर अभी भी कुछ कट रहा हो। अनीका बार बार एक ही बात कह रही थी, प्रियांश मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन अनीका के मुंह से बार बार यह सब सुनने के बाद प्रियांश ने दराज से एक पेन किलर निकाली और अनीका के हाथों में थमा दिया। अनीका ने तो मना भी किया था और कहने लगी, नहीं प्रियांश, प्रेगनेंसी में ऐसे कोई भी पेन किलर नहीं खाई जाती और मुझे तो डॉक्टर ने बिना पूछे कोई भी मेडिसिन खाने के लिए सख्ती से मना किया है। लेकिन प्रियांश ने जबरदस्ती अनीका के मुंह में वो पेन किलर ठूंस दी थी और ऊपर से पानी का पूरा गिलास उसके गले में उड़ेल दिया था। प्रियांश ने कहा, अनीका, यह तुम्हारी डॉक्टर ना बेवजह ही ड्रामा करती रहती है। खुद एक साथ 101 दवाइयां दे दे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम घर पर ही कोई पेन किलर भी खा ले तो दुनिया भर की बातें सुनाएगी। खैर, जो भी था, लेकिन पता नहीं प्रियांश ने अनीका को ऐसी कौन सी पेन किलर खिल दी थी जिसने कुछ ही मिनटों में अपना असर दिखा दिया था। और कुछ देर बाद ही अनीका का दर्द अब काफी कम हो चुका था। कुछ देर बाद प्रियांश भी अनीका के पास आकर लेट गया और कहने लगा, देखो अनीका, आज तो तुमने मेरे प्यार पर सवाल उठा दिया, लेकिन आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगी, समझी ना? माना कि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि तुम कभी भी मेरे प्यार पर सवाल खड़ा कर दो। और तुम्हें समझ क्यों नहीं आता अनीका कि यह मेरा प्यार ही तो है जो मैं तुम्हें रात रात भर सोने नहीं देता और पूरी रात जागकर मैं तुम पर अपने प्यार की बारिश करता रहता हूं। अब तुम ही बताओ अनीका, अगर मुझे तुमसे दिलचस्पी नहीं होती और मैं तुमसे प्यार नहीं करता
तो क्या मैं तुम्हें इस तरह से सारी रात जगाए रखता? अरे मैं तो तुम्हें हाथ तक नहीं लगाता। क्या तुमने कभी सुना है कि कुछ पति तो अपनी पत्नी के पास जाते ही उलझन महसूस करते हैं और अपनी पत्नी के शरीर से आने वाली लहसुन और प्याज की बदबू उन्हें उनके पास भी नहीं जाने देती, और ऐसे ही पति दूसरी शादी भी कर लेते हैं। अनिका मेरी जान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना है और वह तुम्हारी खूबसूरती को वेस्ट नहीं होने देता, बल्कि रात रात भर जागकर तुम्हारी खूबसूरती की सराहना करता है। ये सुनकर अनिका का दिल सहम चुका था और वो प्रियांश की ऐसे बेदर्द जुनून को ही उसका प्यार समझकर खामोश हो चुकी थी। जबकि बातों ही बातों में प्रियांश एक बार फिर से अनिका के करीब आ चुका था। अनिका ने भी एक आखिरी बार प्रियांश से विनती करते हुए कहा, प्रियांश प्लीज ऐसा मत करो ना, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है और आपके ऐसा करने से मुझे बहुत दर्द भी होता है। लेकिन आज प्रियांश ने भी बहुत ही प्यार से अनिका के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगा, अनिका मेरी जान, सिर्फ एक बार मुझे अपने पास आने दो ना, और अपनी सारी प्यास बुझा लेने दो। उसके बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा और यह मेरा वादा है। तुमसे बस सिर्फ और सिर्फ आज की रात के लिए मैं तुम्हारी संगत में डूब जाना चाहता हूं। अनिका ने भी प्रियांश की जिद के आगे हार मान ली और एक बार फिर से खुद को प्रियांश के हवाले कर दिया। और आज उसे जितनी भी तकलीफ हुई थी उसने बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश की थी। डॉक्टर की सलाह के बावजूद भी अनिका ने खुद को प्रियांश के हवाले कर दिया था और अब तो रात के 2 बज चुके थे, लेकिन प्रियांश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद अनिका को कमजोरी सी महसूस होने लगी थी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा भी छाने लगा था। बेहोश होने से पहले अनिका ने प्रियांश से विनती करते हुए कहा, प्लीज प्रियांश, प्लीज अब बस भी कर दो ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी। लेकिन प्रियांश ने अनिका के होठों को मसलते हुए कहा, नहीं ना अनिका, बस कुछ देर और अनिका। ये कहते हुए प्रियांश एक बार फिर से अनिका के वजूद में खो चुका था। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब अनिका दुनिया से बेखबर होकर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और वो बस बेहोश होने ही वाली थी, जबकि प्रियांश लगातार अनिका के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहने लगा, नहीं अनिका, नहीं, अपनी आंखें बंद मत करना, यहां मेरे सामने देखो अनिका और मेरा साथ दो, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। अभी तो प्रियांश अनिका को यही कह रहा था, लेकिन अनिका तो जैसे हर एक चीज से बेखबर हो चुकी थी और उसकी आंखें बंद होने लगी थी। और यह देखकर प्रियांश को अनिका पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और अगले ही पल उसने अनिका के साथ एक ऐसी हरकत कर दी कि अनिका के गले से एक जोरदार चीख निकल गई और ऐसा लग रहा था जैसे कि अनिका की चीख के साथ साथ उसकी जान भी निकल गई हो। आज पहली बार अनिका को अपने पति से नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि इतनी तकलीफ देने के बाद भी प्रियांश अनिका के मुंह पर हाथ रखकर कहने लगा, खबरदार अनिका, बिल्कुल भी चुप रहना और अब तुम्हारे मुंह से एक जरा सी भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। जबकि अनिका दर्द से इतनी तड़प रही थी कि उसकी चीखने और चिल्लाने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। प्रियांश की मां लगातार दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले प्रियांश अनिका को चेतावनी देते हुए कहने लगा, खबरदार अनिका, अगर तुमने मां को कुछ भी बताया तो वरना तुम्हारा वह हाल करूंगा कि आज का दर्द तो उस दर्द के सामने ना के बराबर होगा। और फिर जैसे ही दरवाजा खुला तो अनिका अपनी सास के सीने से लगकर फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने बेड से नीचे उतरने के लिए अपना कदम जमीन पर रखा तो कमजोरी की वजह से वो वहीं धड़ाम से जमीन पर गिर गई। अनिका को इस तरह से जमीन पर गिरते देखकर प्रियांश की मां जल्दी से आगे बढ़ी और अनिका की हालत देखकर ही उन्हें बहुत कुछ समझ में आ गया था, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे को कैसे समझाए ताकि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अनिका को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया और जब डॉक्टर ने उसकी हालत देखी तो वह अपना सिर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, इस बच्ची की शादी किसी जानवर से करा दी गई है या फिर किसी शैतान से। वह तो एक जानवर या फिर शैतान ही हो सकता है, क्योंकि अगर वह इंसान होता तो ऐसा कभी नहीं करता। इस बच्ची की हालत तो देखिए, मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने इस बच्ची की शादी किसी भेड़िए से करा दी है
जिसके लिए यह बच्ची उसकी प्यास बुझाने का बस एक जरिया है। उस भेड़ का जब भी मन करेगा वह इसे नोचकर अपनी प्यास बुझा लेगा और अपना मकसद पूरा होते ही छोड़कर चला जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर प्रियांश की मां की आंखों में भी आंसू आ चुके थे, क्योंकि आसपास बैठी औरतों ने भी उस डॉक्टर की बातें सुन ली थी। प्रियांश की मां अपने इलाके में बहुत ही इज्जतदार औरत थी और उनके परिवार और पड़ोस की औरतें उन्हें बहुत ही सम्मान की नजरों से देखती थी। यहां बैठी औरतें भी प्रियांश की मां को बहुत ही अच्छे से जानती थी, लेकिन फिलहाल तो डॉक्टर की बातें सुनकर वो सब प्रियांश की मां को अजीब नजरों से घूर रही थी और उनके बारे में एक दूसरे से कानाफूसी भी कर रही थी। डॉक्टर ने प्रियांश की मां से कहा, बधाई हो आंटी जी, आपकी बहू का बच्चा उसके पेट में ही अपना दम तोड़ चुका है। आप अपने बेटे को फोन करके बता दीजिए कि उसका मकसद पूरा हो चुका है और अब तो उसे इस खुशी के मौके पर मिठाई बांटनी चाहिए और जश्न भी मनाना चाहिए। आज से पहले वह डॉक्टर किसी के लिए भी इतनी ज्यादा इमोशनल नहीं हुई थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी, लेकिन आखिर वो भी थी तो एक इंसान थी ना। और फिर जो जुल्म अनिका के साथ हुआ था उसे देखना भी उस लेडी डॉक्टर से बर्दाश्त नहीं हुआ था। तो पता नहीं अनिका ने उस जुर्म को कैसे सहा होगा, क्योंकि उस डॉक्टर के मुताबिक जो जुल्म अनिका के साथ किया गया था उसे बर्दाश्त करना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। और फिर जब अनिका को होश आया और उसे पता चला कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका है, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। अनिका की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा था। अनिका की मां भी अस्पताल पहुंच गई थी, लेकिन अनिका की सास ने अनिका के सामने हाथ जोड़ ली और कहने लगी, अनिका बेटा, फिलहाल अपनी मां को कुछ भी मत बताना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अनिका ने तो अपनी मां को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जो औरतें वहां बैठी थीं उन्होंने अनिका की मां को एक साइड ले जाकर सब कुछ बता दिया। अनिका अपनी मां के सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी कि तभी प्रियांश की मां ने उनके सामने हाथ जोड़ ली और उन्हें सारी सच्चाई बताकर अपने बेटे के ऊपर शर्मिंदा होने लगी। यह सुनकर अनिका की मां को प्रियांश पर बहुत ही गुस्सा आया था, लेकिन उनसे भी ज्यादा गुस्सा तो प्रियांश की मां को अपने बेटे पर आया था। प्रियांश की मां ने तो घर जाकर अपने बेटे को गिरे बांध से पकड़ लिया और कहने लगी, बेशर्म पापी जल्लाद, मुझे तो तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। मैंने तुझे 9 महीने तक अपनी कोख में रखा और जब से तू पैदा हुआ है मेरी सिर्फ एक ही कोशिश रही थी कि मैं तुझे एक अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार दूं ताकि तू एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन तूने अपनी पत्नी के साथ जो कुछ भी किया है ना, मुझे तो तेरे चेहरे से भी नफरत हो गई है और मुझे तो घिन महसूस होती है तुझे अपना बेटा कहते हुए भी। यह सुनकर भी प्रियांश की आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं थी, बल्कि वो तो बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए और खुद को सही साबित करते हुए कहने लगा, मम्मी, अनिका झूठ बोल रही है, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अनिका खुद ही मां नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह आपके सामने जानबूझकर गिरने का नाटक कर रही थी, जबकि वो तो अपने बच्चे को पहले ही मार चुकी थी। तब प्रियांश की मां ने एक बार फिर से अपने बेटे के मुंह पर एक ऐसा जोरदार तमाचा मारा जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी थी। प्रियांश की मां ने कहा, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती है क्या? एक तो तूने उस बच्ची के साथ पता नहीं क्या किया है कि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, और ऊपर से अब तू झूठ भी बोल रहा है कि अनिका मां नहीं बनना चाहती थी। अरे वो बच्ची 24 घंटे मेरे सामने रहती थी और मैं उसके दिल को और उसके चेहरे को साफ साफ पढ़ सकती थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन वह बच्ची कभी भी मेरे सामने अपनी तकलीफ अपने चेहरे पर दिखाती नहीं थी। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि यह सारा किया धरा तेरा ही है और तू इस दुनिया का शायद पहला बाप होगा जिसने खुद ही अपने हाथों से अपने बच्चे की जान ले ली है। लेकिन इसकी सजा भी ईश्वर तुझे दे चुके हैं, क्योंकि अब अनिका की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब तू कभी बाप नहीं बन सकता। प्रियांश की मां जिस तरह से उसका गिरेबान पकड़कर उसके सामने रो रही थी, प्रियांश को भी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस तो हुई थी। वहीं दूसरी ओर अनिका की मां अनिका को अपने साथ अपने घर ले गई और अनिका को भी संभलने में समय तो लगा ही था।
पूरे 1 महीने तक अनिका अपने मायके में रही और इस दौरान अनिका ने एक बार भी प्रियांश से फोन पर बात नहीं की थी। प्रियांश की मां ने भी अपने बेटे से बात करना बंद कर दिया और वह कब आता है और कब चला जाता है प्रियांश की मां को कुछ भी पता ही नहीं होता था। लेकिन फिर भी वो थी तो एक महिला, अपने बेटे के बिखरे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी और उसे चुप चुप सा देखकर उन्हें अपने बेटे पर तरस भी आ रहा था। एक दिन रोता हुआ अपनी मां के कमरे में आया और अपनी मां की गोद में सिर रखकर कहने लगा, मम्मी, अब मैंने अपने आप को बदल दिया है। मम्मी, क्या आप जानती हैं कि मुझ में यह बदलाव कैसे आया है? और आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। गलती नहीं मां, मैंने तो पाप किया है, पाप, अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार डालने का पाप। और यह एहसास मुझे आज हुआ जब मेरा दोस्त मुझे खुशी से उछलते हुए बता रहा था कि वह बाप बनने वाला है। मेरे सामने ही उसने अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े खरीदे और वे बहुत खुश होकर मुझे अपने बच्चे के बारे में बता रहा था और मैं बुत बना उसका चेहरा देख रहा था। मां, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। प्लीज मुझे कुछ तो बताइए ना मम्मी कि अब मैं क्या करूं। मैंने अनिका के साथ भी बहुत गलत किया है और मैंने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। ये कहते हुए प्रियांश अपनी मां की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा, तो उसकी मां ने भी उसे माफ करके अपने सीने से लगा लिया। अगले दिन प्रियांश और उसकी मां दोनों ही अनिका को लेने उसके घर पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि अनिका एक तरफ चुपचाप बैठी हुई थी और शायद वो प्रियांश को अपने सामने देखकर डर गई थी। प्रियांश की मां ने अनिका को भरोसा दिलाया और कहा, देखो अनिका बेटा, प्रियांश वाकई में बदल गया है और उसने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है। प्रियांश अपनी जिंदगी को तुम्हारे साथ एक नए सिरे से शुरू करना चाहता है और मैं चाहती हूं कि तुम भी प्रियांश को एक मौका दे दो और हमारे साथ वापस चलो। अनिका खाली खाली मन से अपनी सास और पति को देखने लगी, लेकिन उसने अपनी सास को कोई भी जवाब नहीं दिया और वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। अनिका ने तो सोच ही लिया था कि अब वो उस घर में कभी वापस नहीं जाएगी, लेकिन उसकी मां, जो उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई थी, वो कहने लगी, अनिका बेटा, जो भी फैसला करना सोच समझकर ही करना। अपना फैसला लेते वक्त एक बात जरूर ध्यान में रखना बेटा, कि हम जिस समाज में रहते हैं वहां अगर लड़कियां अपने ससुराल को छोड़ने की पहल करती हैं तो गलत लड़कियों को ही ठहराया जाता है और फिर ऐसी लड़कियों के लिए और उसके पूरे परिवार के लिए लोग कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यह तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। वही अगर कोई मर्द अपनी पत्नी को तलाक देता है, फिर भी हमारा यह समाज लड़की को ही गलत ठहरता है और फिर यह समाज वाले ना तो लड़की को चैन से जीने देते हैं और ना ही उसके परिवार वालों को। अनिका ने तो प्रियांश को तलाक देने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसकी मां की बातों ने उसे एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया था। अपनी शादी से पहले अनिका ने अपने पति के लिए ना जाने कैसे कैसे सपने देखे थे, लेकिन प्रियांश तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। प्रियांश तो अनिका से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, बल्कि प्यार के नाम पर वो तो बस अपने जज्बात ही ठंडे करता था। और फिर प्रियांश से तलाक लेकर अनिका किसी और से शादी भी तो नहीं कर सकती थी ना, क्योंकि प्रियांश ने आखिर उसके बदन में छोड़ा ही क्या था। मां बनना एक औरत के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है, लेकिन अपनी मनमानियां पूरी करने के चक्कर में प्रियांश ने अनिका से उसका यह वरदान ही छीन लिया था। खैर, अपनी मां और सास की बातें सुनकर अनिका ने अपने पति को एक और मौका देने का फैसला किया और वह अपनी सास की वजह से ही प्रियांश के साथ उस घर में वापस आ गई। अनिका को तो ऐसा लगा कि प्रियांश एक बार फिर से उसके साथ वही सब कुछ करेगा जो वह पहले किया करता था। अनिका चुपचाप अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि अगर आज भी प्रियांश ने उसके साथ ऐसा कुछ भी किया तो वह भूल जाएगी कि प्रियांश उसका पति है, क्योंकि आज अनिका बहुत ही ज्यादा गुस्से से भरी हुई थी। लेकिन जब प्रियांश कमरे में आया और उसने अनिका को ऐसे उदास बैठे देखा तो वह उसके पास आकर बैठ गया और उसने अनिका के हाथ को अपने हाथ में थामकर उस पर अपने होंठ रख दिए। प्रियांश ने बहुत ही नर्म शब्दों में कहा, अनिका, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया है,
लेकिन अब मुझे अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा भी हो रहा है। तुम कहती थी ना अनिका कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन अब मुझे तुमसे बेपनाह प्यार हो गया है, क्योंकि जब तुम मुझे छोड़ चली गई थी ना, तब मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। लेकिन अब मैं तुम्हें वह सारी खुशियां दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। अनिका को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ प्रियांश कह रहा था। कुछ देर बाद प्रियांश कहने लगा, चलो अनिका जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आज लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे और डिनर भी बाहर ही खाएंगे, और मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा। पहले तो अनिका ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर प्रियांश के बहुत जोर देने पर वो मान गई, क्योंकि अनिका को ऐसा लगा था कि प्रियांश सिर्फ आज के दिन उसका दिल बहलाने के लिए ही यह सब कुछ कर रहा है। लेकिन अब तो ऐसा हर दिन होने लगा था। प्रियांश अक्सर अनिका के लिए कोई ना कोई तोहफा लाता और उसे बाहर घुमाने भी ले जाता था, और अब तो अनिका भी उस पर भरोसा करने लगी थी। प्रियांश को एक आखिरी मौका देने के लिए अनिका ने भी प्रियांश की ओर अपना रवैया बदल दिया था, और इस दौरान प्रियांश ने एक बार भी अनिका के करीब आने की कोशिश नहीं की थी। और अगर रात को सोते वक्त प्रियांश कभी गलती से अनिका के ऊपर हाथ रख देता था, तो होश में आते ही वह तुरंत ही उससे दूर हो जाता था। प्रियांश ने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की थी, और उसने खुद को बदलकर दिखाया भी था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, और कुत्ते की दुम को अगर जमीन में भी गाड़ दिया जाए ना, तब भी वो सीधी नहीं हो सकती, और वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। प्रियांश भी शायद कुछ ऐसे ही फितरत का इंसान था जिसका बदल जाना नामुमकिन सा था। लेकिन धीरे धीरे प्रियांश की फितरत एक बार फिर से वहीं पर आकर अटकने लगी थी, और उसके सोए हुए जज्बात उसे फिर से वही सब कुछ करने के लिए उकसाने लगे थे, ताकि वह अनिका से अपना सुकून हासिल कर सके। एक तरफ तो प्रियांश के लिए खुद को सुधारना और अच्छा इंसान होने का चोला पहनना इतना आसान नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियांश के दिल में अपना खुद का बच्चा होने की चाहत भी पनपने लगी थी, क्योंकि जब वह अपने हम उम्र कजन्स और दोस्तों को उनके बाप बनने की खुशखबरी सुनाते हुए देखता, तो उसे अंदर ही अंदर जलन महसूस होने लगती थी। एक दिन जब प्रियांश घर लौटा, तब वो अनिका का हाथ थामकर कहने लगा, अनिका, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी तबीयत काफी हद तक बेहतर हो गई है, और मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चे की मां बनो, और मैं वादा करता हूं कि इस बार मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। यह सुनकर अनिका के चेहरे के भाव बदल गए, और वो कहने लगी, आपने बहुत देर कर दी है प्रियांश। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि अब मैं दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। मैं तो अब आपके लिए बस आपके इस्तेमाल करने का सामान बनकर रह गई हूं। प्लीज आप मुझसे मां बनने की उम्मीद ना ही करें तो अच्छा है। यह सुनकर प्रियांश के चेहरे की रंगत उड़ गई, और वो कहने लगा, नहीं अनिका, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बच्चा चाहिए तो बस, चाहिए तुम कुछ भी करो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराओ, लेकिन मुझे एक बच्चा पैदा करके दो, और वो भी बेटा। अनिका को अब प्रियांश की दिमागी हालत पर शक सा होने लगा था कि ये कैसा इंसान है भला, जो किसी वक्त अनिका को बच्चे होने पर परेशान करके रख देता था, और अब जिद में आकर किसी भी कीमत पर बच्चा पैदा करके दो की मांग कर रहा था। प्रियांश अनिका को एक बार फिर से डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर ने भी यही कहा कि अनिका अब कभी भी मां नहीं बन सकती। इन सब बातों का प्रियांश के दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि वह कुछ दिनों तक तो चुप रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे अनिका के लिए उसका रवैया बदलने लगा था। प्रियांश हर छोटी छोटी बात पर अनिका से लड़ता रहता था, और उसे बांझ होने का ताना भी देता था, यहां तक कि वह अनिका पर हाथ भी उठा देता था। रोज के ऐसे टेंशन भरे माहौल की वजह से प्रियांश की मां तो डिप्रेशन में आकर बिस्तर से लग गई थी, और अब तो अनिका को उनकी भी देखभाल करनी पड़ती थी। कभी कभार अनिका उन्हें टहलने के लिए पास वाले गार्डन में ले जाती थी, तो कभी कभी घर में ही उनके पास बैठकर उनसे बातें करती थी। एक दिन प्रियांश घर आकर अनिका से कहने लगा, अनिका, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी बांझ औरत के साथ नहीं रहना चाहता हूं। यह सुनते ही अनिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, और उसने एक जोरदार तमाचा प्रियांश के गाल पर दे मारा और कहने लगी, मिस्टर प्रियांश,
ये बकवास बंद करो अपनी। तुम होते कौन हो मुझे बांझ कहने वाले? और अगर आज मैं बांझ बन ही गई हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से आज मेरा यह हाल हो गया है, वरना मैं तो बिल्कुल ठीक थी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए भी। तुम्हारे जैसे झल्लाद इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया, और आज तुम ही मुझे बांझ होने के ताने दे रहे हो। कुछ दिनों से हर रोज अनिका पर हाथ उठाने वाले प्रियांश के खुद के मुंह पर आज तमाचा पड़ा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में आकर अनिका को आधी रात को ही घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगा, निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत और वेल एजुकेटेड होगी और मुझे मेरा वारिस भी पैदा करके देगी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए बिना कोई बहस किए अनिका चुपचाप अपने मम्मी पापा के घर वापस लौट गई। और सुबह जब प्रियांश की मां को इस बारे में पता चला तो उन्हें अचानक ही दिल का दौरा पड़ा और उनकी वहीं मौत हो गई। अपनी मां की मौत की खबर सुनकर प्रियांश को धक्का जरूर लगा था, लेकिन वह जल्द ही संभल भी गया था। कुछ दिनों बाद प्रियांश को अपने एक दोस्त की रिश्तेदारी में एक लड़की पसंद आ गई जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और वो अनिका से कई गुना ज्यादा खूबसूरत भी थी। 3 महीने बाद प्रियांश ने आरोही से शादी कर ली और उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। प्रियांश आरोही के साथ भी वही सब कुछ करता था जो वह अनिका के साथ करता था, लेकिन आरोही बहुत ही शातिर दिमाग लड़की थी और वह बड़ी होशियारी से प्रियांश का घर और सारी जायदाद अपने नाम करवा चुकी थी। शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही जब आरोही प्रेग्नेंट हुई तब प्रियांश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन जब 5 महीने पर प्रियांश आरोही को चेकअप के लिए अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि आरोही जुड़वा बच्चियों की मां बनने वाली है। बेटियों के बारे में सुनकर तो प्रियांश आग बबूला हो चुका था और घर लौटने के बाद वो आरोही को बैलेट से मारने लगा और कहने लगा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई बेटियों को पैदा करने की? तुझे तो मैंने बेटा पैदा करने के लिए कहा था ना, तो फिर ये बेटियां बीच में कहां से आ गई? प्रियांश आरोही को जबरदस्ती कुछ ऐसी मेडिसिन खिला रहा था जिससे कि उसकी बच्चियां इस दुनिया में आंखें ही ना खोल सके, जबकि आरोही वो मेडिसिन खाने से साफ इनकार कर रही थी। लेकिन प्रियांश उसे वो मेडिसिन खिलाकर अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। आरोही को इस बात का इतना बड़ा सदमा लगा था कि पहले कुछ दिन तक तो वह अपनी बच्चियों के गम में बस रोती ही रहती थी, लेकिन फिर जब उसके दिल में प्रियांश के लिए प्यार की जगह नफरत ने ले ली तो उसने भी प्रियांश से बदला लेने का ठान लिया। अब भी प्रियांश हर रात आरोही पर बिल्कुल वैसे ही टूट पड़ता था और उसका भी वही हाल करता था जैसे कि अनिका का किया करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रियांश की तबीयत खराब रहने लगी और वो जब भी घर आता था तो वो आते ही सो जाता था। प्रियांश हर रोज कोशिश करता था कि वो अपनी पत्नी के साथ रोमांस करे, लेकिन अब उसके अंदर से यह इच्छा खत्म होती जा रही थी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रियांश बिल्कुल कमजोर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था, जबकि आरोही पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। लेकिन ईश्वर ने प्रियांश के कर्मों की सजा सिर्फ इतनी ही नहीं लिखी थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब प्रियांश अपने ऑफिस से घर लौट रहा था तब अचानक ही उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसकी कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया। अपनी हालत देखकर प्रियांश अक्सर चीखता चिल्लाता, लेकिन अब उसकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। आज भी प्रियांश अपनी हालत पर तरस खाकर रो रहा था कि तभी आरोही उसके पास आकर बैठ गई और उसकी शर्ट के बटन बंद करते हुए कहने लगी, बहुत शौक था ना तुम्हें सारी सारी रात अपनी मनमानियां करने का, और बड़ा मजा आता था ना तुम्हें अपनी पत्नियों को तकलीफ पहुंचाकर और उन्हें दर्द में तड़पते हुए देखकर। लेकिन ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे दी है, और यह उसी जुल्म की सजा है जो तुम अनिका और मेरे साथ करते थे। तुमने 2-2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी और 3-3 अजन्म बच्चों के कातिल हो तुम्हें तो इससे भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, ईश्वर ने शायद यह सजा देने का हक मेरे हिस्से में लिखा है, और मैं तुम्हें यह सजा सुनाती हूं कि मेरे और अनिका के बच्चे को मारने के जुर्म में और मुझे और अनिका को
दुख दर्द और तकलीफ देने के जुर्म में आज से मैं तुम्हें नामर्द कहकर पुकारूंगी और तुम्हारे हाथों में चूड़ियां भी पहनाऊंगी, क्योंकि औरतों पर जुल्म करने वाला इंसान मर्द तो नहीं हो सकता ना। अरे इंसान तो नामर्द होते हैं, नामर्द जैसे कि तुम हो। इतना कहकर आरोही अपने कंधे पर बैग लटकाए बाहर निकल गई, जबकि प्रियांश चिल्लाता हुआ व्हीलचेयर चढ़ से गिर चुका था। लेकिन आज उसे सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। यह सब बातें प्रियांश की बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन वह इसी लायक था क्योंकि वह औरतों को अपना सुकून हासिल करने का सामान समझता था। कुछ महीने गुजरे तो अनिका के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे, लेकिन उन रिश्तों में एक रिश्ता भी था जो अपने कॉलेज के दिनों से ही अनिका से प्यार करता था। अजय अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने विदेश गया हुआ था, और जब वह अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा तब तक यहां अनिका की शादी प्रियांश से हो चुकी थी। अनिका की शादी की खबर ने अजय के दिल को तोड़कर रख दिया था, लेकिन अब जब उसे अनिका के तलाक की खबर मिली तो उसने एक पल की भी देरी किए बिना अपनी मां को रिश्ते की बात करने के लिए भेज दिया। अनिका ने पहले तो इस शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर अपनी मां के समझाने पर वो अजय से मिलने के लिए राजी हो गई। अजय के लिए तो आज भी अनिका बिल्कुल वैसे ही थी जैसे शादी से पहले हुआ करती थी। अनिका ने अजय से मिलकर उसे सारी सच्चाई बता दी और यह भी कहा कि अब वो कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन इसके बावजूद भी अजय ने अनिका को स्वीकार कर लिया और कहने लगा, अनिका जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसने तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी ना, तो फिर तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? अनिका ने कहा, अजय जी, अब मैं मां नहीं बन सकती तो क्या फिर भी आपके घर वाले मुझे अपना लेंगे? तब अजय ने कहा, हाँ अनिका, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी मां ही रहते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पसंद ही मेरी मां की पसंद होगी। और फिर जब अजय ने अपनी मां को सारी सच्चाई बताई तो उन्होंने भी वाकई में कोई ऐतराज नहीं जताया, क्योंकि उनके लिए अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ भी मायने नहीं रखता था। अनिका भी अपने माँ बाप की खुशी के लिए यह शादी करने के लिए राजी हो गई और फिर उसी महीने में एक अच्छा मुहूर्त देखकर अनिका और अजय की शादी करा दी गई। अनिका को ऐसा लगता था कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, बिल्कुल प्रियांश की तरह। लेकिन अजय ने अनिका को जो प्यार और सम्मान दिया था, अनिका तो अजय के प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी। शादी के ठीक 1 साल बाद अचानक ही अनिका की तबीयत खराब हो गई और उस दिन अजय एक इमरजेंसी केस को सॉल्व करने दूसरे शहर गया हुआ था। क्योंकि अजय एक बहुत बड़ा सर्जन था तो उसे ऐसे क्रिटिकल केस सॉल्व करने के लिए दूसरे अस्पताल में या फिर दूसरे शहर जाना पड़ता था। अजय की मां तुरंत ही अनिका को लेकर अस्पताल चली गई तो डॉक्टर ने अनिका को खुशखबरी सुनाई कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर अनिका तो हैरान हो गई थी और वह सोचने लगी कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है भला। लेकिन फिर जब अनिका ने डॉक्टर से इस बारे में बात की तो डॉक्टर ने कहा, अनिका जी, माना कि साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन आज भी साइंस से आगे एक और बहुत बड़ी चीज है और वो है चमत्कार। डॉक्टर ने कहा, अनिका जी, आप इसे भी ऊपर वाले का एक चमत्कार ही माने, क्योंकि आपके कहने पर मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली थी और वाकई में उन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपका मां बनना नामुमकिन था। लेकिन ईश्वर के आगे किसकी चलती है भला? पता नहीं कब वो नामुमकिन को मुमकिन में बदल दे, यह तो कोई भी नहीं जानता। खैर, डॉक्टर ने अनिका को बधाई दी और साथ ही कुछ दवाइयां भी लिख कर दी और उसे आराम करने की और खुश रहने की सलाह देते हुए घर जाने की इजाजत दे दी। अनिका ने मुस्कुराते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और फिर जब अजय को यह बात पता चली तब वो तो खुशी से पागल हो चुका था। ठीक 9 महीने बाद अनिका ने एक बेटे को जन्म दिया जिसकी आंखें अनिका जैसी थी तो उसकी नाक बिल्कुल अजय जैसी थी। उसका रंग अनिका की तरह दूध सा सफेद था तो वहीं उसके बालों का रंग अजय के बालों की तरह गहरा काला था। अजय के प्यार ने तो पहले ही अनिका की जिंदगी को खुशियों से भर दिया था, लेकिन अब इस बच्चे के आ जाने से अनिका एक पूरी औरत बन चुकी थी। क्योंकि कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब तक एक लड़की मां नहीं बन जाती ये दुनिया वाले उसे अधूरी औरत ही समझते हैं। लेकिन इस बच्चे के जन्म के साथ अनिका एक पूरी औरत बन चुकी थी और अब उसकी जिंदगी में गम की कोई जगह नहीं थी।
उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। जब मेरे बेटे ने इस दुनिया में कदम रखा तो जैसे मेरा जीवन एक नए अर्थ से भर गया। अजय ने मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा रखा, चाहे जो भी हो। वो मेरे लिए केवल एक पति नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त, सहारा और मेरे सपनों का साथी बन चुका था। और अब जब मैं अपने बेटे को देखती तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे ईश्वर ने मेरी सारी तकलीफों और दर्द का मुआवजा मुझे इस छोटे से भगवान के रूप में दे दिया हो। मेरे बेटे के साथ हर दिन नई खुशियां लाता है। उसका मासूम चेहरा और उसकी प्यारी मुस्कान मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। मैं अब समझ पाई हूं कि हर दर्द, हर संघर्ष का एक मतलब होता है। पहले जो मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, आज वही जिंदगी मुझे एक नई दिशा दे रही है। अजय और मैंने मिलकर अपने बेटे को सबसे अच्छी शिक्षा देने का फैसला किया। मैं उसे वही सब कुछ सिखाना चाहती थी जो मेरे लिए कभी संभव नहीं था। मैं चाहती थी कि वह दुनिया में अपना नाम रोशन करे, वो एक अच्छा इंसान बने और अपने जीवन में हमेशा खुश रहे। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो मुझे एहसास होता है कि हर वो पल, हर वो तकलीफ जो मैंने प्रियांश के साथ बिताई थी, उसने मुझे मजबूत बना दिया। अगर वह सब नहीं होता तो शायद मैं आज इतना साहसी और मजबूत नहीं होती। और अब जब मैं अपने बेटे के साथ खुश हूं, मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज की कोई कमी है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं और ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। मेरे जीवन में अजय और मेरा बेटा दोनों ने वो स्थान लिया है जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मुझे महसूस होता है कि असली खुशी बाहर से नहीं, बल्कि हमारे दिल और आत्मा से आती है। अब मेरी पूरी दुनिया उनके आसपास घूमती है और मैं अपने परिवार के साथ जी रही हूं, एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन। प्रियांश जैसा इंसान मेरे पास आकर कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने खुद ही अपनी राह बदल दी थी। उसे यह महसूस करना चाहिए था कि जिंदगी में प्यार और समझदारी ही सबसे बड़ी चीज होती है, न कि सिर्फ खुद की इच्छाओं को पूरा करने की चाह। अब उसकी जिंदगी कैसी होगी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अब मेरी सच्ची खुशी मिल चुकी है। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि हमारी आज की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को एक लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।